नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस हिस्ट्री द एजुकेशनल चैनल। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो यहाँ से अपडेट की जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। चलिए आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास थर्ड स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी क्लास है। दो क्लास लगभग दो घंटे की मैं पहले इसके पहले पढ़ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आई बटन होगा, आई बटन से हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं या सजेस्टेड वीडियो में जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। तो हम देखेंगे परिवहन एवं संचार। आज हम कई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन उसे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम परिवहन और संचार, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1,32,500 किलोमीटर। 1,32,500 किलोमीटर। ठीक है ना। आगे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। यहाँ पर सड़कों का जाल बनाया था कहा जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो वो भी क्या है, महाराष्ट्र में है। इससे एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो वो राजमार्ग के विकास से है। ठीक है ना। वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग का एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का उद्देश्य गाँव को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना होता है। तो क्योंकि पूछ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, और कई ऑप्शन दे देते हैं, तो कई भाई एंड फ्रेंड्स जो हैं वो गलत करके आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं। संख्या है NH1 नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 1, वो दिल्ली से अमृतसर गया है, जिसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है। वहीं NH2 दिल्ली से कोलकाता तक गया है, 1465 किलोमीटर। बात करें NH3 तो आगरा से मुंबई तक गया है, जिसकी लंबाई किलोमीटर में है 1161 किलोमीटर। बात करें NH4 की तो ठाणे से चेन्नई 1235 किलोमीटर। बात करें NH5 तो ये है बहरागोरा से चेन्नई तक है पूर्वी तट के साथ, ये है 1610 किलोमीटर। वही NH6 की बात करें तो धुले कोलकाता 1945। बात करें NH44 तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसे 3744 है, देश की सबसे लंबा NH है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप माइंड में रखिएगा, NH44। ठीक है ना। बात करें NH8 तो दिल्ली से मुंबई तक है, राजस्थान गुजरात, 1428 किलोमीटर है। बात करें NH9 की तो मुंबई से विजयवाड़ा तक है, 841 किलोमीटर। NH10 की बात करें दिल्ली से फिजिल्का, ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा तक, 403 किलोमीटर। वहीं NH15 की बात करें पठानकोट से ये है सामाख्याली तक, भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास, 1526 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई किलोमीटर में। बात करते हैं आगे, हम चलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, NH44। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ था 2009 में हुआ था। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बहुत बार अभी पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा या वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर। एक बार तो ये भी पूछ लेते हैं कितने किलोमीटर है, तो इसको माइंड में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो कोलकाता है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय
हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में। ठीक है। बात करें रेलवे स्टॉफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में पूछा गया है। वही बात करें यूनेस्को, ठीक है, द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुंडवाड़ी बनारस में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ। और हाँ, NH 17 की बात करें, नेशनल हाईवे 17 की, तो यह है पानवेल से इडापल्ली तक है। ठीक है, 1269 किलोमीटर जो पश्चिमी तट के साथ तक जाती है, और बरौनी से लखनऊ तक ये है 570 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 28। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर थे, ये भारत में रेलवे उत्पादन की इकाइयाँ, ठीक है, यहाँ पर हम थे। चलिए देखते हैं, कारखाना, यहाँ पर पहले नंबर पे आते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव, ठीक है, स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, और ये स्थान है चितरंजन, राज्य है पश्चिम बंगाल, और विवरण रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वहीं के रेल कोच फैक्ट्री बात करें तो 1952 में, और ये है पेरम्बूर तमिलनाडु में, सवारी डिब्बों का निर्माण होता है यहाँ पर। वहीं रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये बहुत बार, तीसरा लफ्ज़ बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री तो ये कपूरथला, ठीक है, पंजाब, रेल के डिब्बों का यहाँ निर्माण होता है। वहीं डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना की बात करें तो पटियाला में है, पंजाब में, डीजल इंजनों का ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पांचवें नंबर देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर? ये तो हाल का ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है। डीजल इंजन व विद्युत ये का निर्माण करते हैं। ठीक है, शटर्स का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है ना, पता है आपको। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीन्स श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे पूछे उत्तर दक्षिण का गलियारा, ठीक है, तो ये कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छे समझ में आ रहा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो लाइक शेयर जरूर बनता है, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए, कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र से, और ये मंगलूर कर्नाटक को ये जोड़ता है। वहीं बात करें चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो वो कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। वहीं बात करें 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन मैं वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप समझदार होंगे, आप जैसे जिस तरह की पेपर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप समझ जाएंगे वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन के लेवल अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखते चलिएगा, ठीक है। वहीं बात करें जगदीशपुर, फूलपुर और हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 में की गई थी। वहीं बात करें आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है ये। वहीं बात करेंगे कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ये कीकानाडा है। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो मुंबई में है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह की। तो यहाँ देखते हैं बंदरगाह और वो किससे संबंधित है। तो ये है कांडला, ठीक है, तो नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह इसका किया गया है। तो एग्जाम में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना।
आते हैं मुंबई, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, ठीक है। बात करें इन्हावा सेवा, तो ये नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका किया गया, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए मार्मुगाओ, देखिए देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। वहीं बात करें न्यू मंगलौर की, तो ये आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है, छोटा है। कोचीन की बात करें तो अरब सागर की रानी के नाम से ये लोकप्रिय है, ठीक है, बंदरगाह है। और ये है तूतीकोरिन, ठीक है, इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है, ठीक है ना। वहीं बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई क्या है, कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, ये कृत्रिम है, बनाया गया है, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, आगे आते हैं विशाखापत्तनम, सबसे गहरा बंदरगाह पूछते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पारद्वीप, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। वहीं बात करें कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, तो यह एक नदीय पत्तन भी है। और इसके बाद एन्नौर की बात करें तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, तो ये अभी हाल में भी पूछा गया था। पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे भारत रेलवे जोन, ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत के रेलवे जोन को बांटा गया है, ठीक है, और इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। वहीं बात करें गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो अलंग में है। वहीं बात करें हम कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वह दीनदयाल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है, ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, हमारी बात को ध्यान देते हुए चलिएगा आप लोग। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो वो चेन्नई है। वहीं बात करें कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है, तो ये हल्दिया का है। उसके बाद करें ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, तो यह पाराद्वीप, वही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है। वहीं बात करें मार्गुगांव पत्तन कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा गया है, बहुत बार तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में कहाँ से पूछ ले ये पता नहीं होता, ठीक है। बात करें सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना, उनका विकास करना है, ये पूछते हैं, ठीक है ना, ये इसे आप लिखिए, तुरंत लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप किस तरह के एग्जाम से हैं, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में देखेंगे, जल मार्ग संख्या देखेंगे, फिर विस्तार देखेंगे, विशिष्टता देखेंगे और घोषणा देखेंगे। यहाँ पर तो राष्ट्रीय जल मार्ग एक देखेंगे, ठीक है, इलाहाबाद हल्दिया से, ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को लेते हुए इसका विस्तार है, ठीक है ना। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1986 में हुई थी, ठीक है। और इसको जो है 3 भागों में बांटना, हल्दिया फरक्का के लिए, फरक्का पटना से और पटना इलाहाबाद, 3 भागों में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसे अच्छे से देखिए। जल मार्ग 2 देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग 3, 4, 5 इससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर दी हैं, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं जो क्वेश्चन जहाँ से उठ रहे हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्वेश्चन बराबर उठते हैं, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये मुंबई में है, इसको भी पूछा गया है, और इसकी सारी ट्रिकी वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बात आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कोलकाता में है, इसे कई बार पूछा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, इसको भी कई बार पूछा गया है। इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट है आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। गोपनीय बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। वहीं बात करें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। वहीं कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो कोझिकोड में है। वहीं बात करें शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो कोची में है। और वहीं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में है। और डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो गोवा में है। और कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो बेंगलुरु में है। बाकी के आप ऐसे देख सकते हैं 3-4 और हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। वाराणसी वाला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट्स जो दिए हैं। मुंबई बंदरगाह के बीच दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? तो वो है इन्हावा शिवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाता है। वहीं बात करें भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखिएगा, सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है, ठीक है। बात आगे करते हैं। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये इम्पॉर्टेंट है, फिलहाल अब कम पूछा जा रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछ सकते हैं, पूछने में क्या है, ठीक है। बात करते हैं प्रमुख तेल पाइपलाइन की, ठीक है। क्रम संख्या यहाँ दिया है, पाइपलाइन दिया है और लंबाई उसकी दी है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें जो आपका ये एक एक करके जो दिए हैं, तो ये वाला जो है, ठीक है, ये है और ये, ठीक है। फिलहाल आप ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जा रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इस पेज में हम देखेंगे उद्योग के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। और हाँ, यदि नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें वो आपके पास तक पहुँच सके, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। हिस्ट्री की भी वीडियो पड़ी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और आगे ऐसी वीडियो पढ़ने वाली हैं और सारी, ठीक है ना, जिससे हम विश्व का भूगोल भी कंप्लीट करेंगे लगभग 3 वीडियो में, ठीक है ना। तो ऐसे बने रहें, आप लोगों का ऐसे ही सहयोग ऐसा ही रहेगा, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहेगा, तो ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती हैं? तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। इसके लिए मैंने ट्रिकी वीडियो अलग से डाल दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और बात करें जो पॉइंट दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। बात करें दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस से था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं भारत के लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति देखते हैं। तो स्थान यहाँ पर दिया है और लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत दिया है। तो जैसे जमशेदपुर है तो उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नवामुड़ी खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इस्पात जहाँ से पाए जाते हैं बर्नपुर में पाया जाता है। बर्नपुर में कहाँ? छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर से भी इसका प्राप्त किया जाता है। ये वही भद्रावती का दुर्गापुर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी, ये इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन आप जैसे पेपर का
जैसे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पूछ कहीं से भी सकते हैं, ठीक है। भिलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विशाखापट्टनम भी इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, बस आपको देखना है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कहाँ तक डीप पूछते हैं, फिलहाल आना सभी चाहिए, ठीक है ना। वही कहते हैं प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों तथा उनके प्रमुख केंद्र, तो कंपनी दिए हैं, सहायक देश दिए हैं और प्रमुख केंद्र दिए हैं, ठीक है ना। तो इसे आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी झारखंड में किया गया है। इंपॉर्टेंट नोट जो यहाँ पर दिया है, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना सन 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीप पूछेंगे तभी पूछते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है ना। बात करें भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो कागज का उद्योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बात करें पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जामनगर गुजरात में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओ सॉरी जी, अभी हम यहाँ देखते हैं कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो लौह और इस्पात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिखिएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ये कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। वहीं बात करें भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, तो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए है चुनार, ठीक है। बात करें सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है, तो चूना पत्थर है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो भोपाल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं बात करें भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है, तो पणजी में स्थित है, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और यह टिस्को संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, ठीक है। बात करें स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, तो ये कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में था, साक्षी झारखंड में था, हीरापुर कहाँ था, पश्चिम बंगाल में, भद्रावती कर्नाटक में, और मनपुर कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ये उनकी स्थापना वर्ष दिया है। क्वेश्चन कम पुटअप होते हैं लेकिन आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ दिया अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं, कुटीर उद्योग, ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में हुआ, फिर केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में हुआ। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का 1953 में। खादी एवं ग्रामोद्योग का कब हुआ, 1956 में। लघु उद्योग बोर्ड की बात करें 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की बात की जाए तो 1975 में। वहीं उद्योग और प्रमुख केंद्र की बात करें यदि हम, तो सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो प्रमुख केंद्र उसका क्या है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। रेशम उद्योग की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु है। ऊनी वस्त्र का उद्योग बात कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। कृत्रिम वस्त्र की बात करें तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता है। जूट उद्योग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार है। चीन उद्योग का सॉरी ये चीन नहीं है, चीनी है, ठीक है। चीनी उद्योग का उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। सीमेंट उद्योग का बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है। वहीं शीशा उद्योग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र है, ठीक है। तो चलिए और आगे कवर करते हैं इंपॉर्टेंट
वन लाइनर क्वेश्चन। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? तो 4:2:1 का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वहीं बात करें वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। आप कह रहे होंगे सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन तीसरे को बहुत इंपॉर्टेंट करें, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने के चांसेज भी आगे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख ही रहे होंगे। सुपर ये फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रानीपेट तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, बात करें पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवरत्न 14 नवरत्न कंपनियों के बारे में देखेंगे, इसे आप देख लीजिएगा। जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ इधर दिया है 10 महारत्न कंपनियाँ। ठीक है, तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं इसे। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे लिखिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। आते हैं हम राष्ट्रीय जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है ना, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है ना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो वो है संघ सूची का। क्लियर, कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो इसे आप नोट करके रखिएगा। बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। ठीक है, या 1 अरब 21 करोड़ कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई अभी तक? तो 7 हुई हैं। ठीक है, और विश्व में कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना? 70.5% है। बाकी यहाँ अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कितने में, तो 2.4%। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए इधर का भी पॉइंट क्लियर ही करते ही चलते हैं साथ में। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली जी थे। अच्छा, इसका ट्रिकी वीडियो पढ़े हैं, आप देख सकते हैं जाके। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो है दंतेवाड़ा जिला। इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1911 से 1921 के दशक जन्म वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन से पुटअप हुए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो वो था लक्षद्वीप, 64.74 हजार। ठीक है, इतने ही लोग वहाँ पर थे। ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखते चलिएगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुई थी, यहाँ कार्यकाल में हुई थी, तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं। ठीक है ना, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, 1/1। ठीक है, वही बात करें जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का
जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो है बिहार का, वहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं बात करें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आप लोग वहाँ सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही रहते हैं। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। वहीं बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 62.32%, मतलब 62.32 करोड़, ठीक है। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितना है 58.75 करोड़, ठीक है। अब आगे बात नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आते हैं भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73.04% है। वहीं भारत में महिला साक्षरता दर पूछा गया है तो 65.46 है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछा जाता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केरल है। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला देश पूछा जाए तो वो भी क्या है, केरल है, ठीक है ना। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वो केरल ही है। वहीं मतलब न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है, ठीक है। बात करें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आगे की पॉइंट देखते हैं ऐसे हम। यहाँ देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार ही है, आपका 71.20। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी क्या है, बिहार है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता तथा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो है लक्षद्वीप है। और वहीं भारत में कुल लिंगानुपात की बात करें 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल में है, वो 1084 है। 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 1084 है, सबसे ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो वो हरियाणा में है 878 महिलाएं, ठीक है ना। कितने पुरुषों पर, 1000 पर, 1000 पर निकाला जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें, यहाँ लिखा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष बच्चों का लिंगानुपात 919 पर 1000 है, ठीक है, पर 1000। तो ये आप देख लिए। आते हैं इधर जनगणना 2011 के अनुसार भारत महिलाओं का कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 58.75 करोड़ था, आपने देखा ही। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है भी। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम कम देखो कम आ रहा है, वैसे भी समझिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है दिल्ली है। वहीं बात करें भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम में क्या होगा, तो है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, ठीक है। बात करें भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु में। वहीं भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी, अगर ये बात की जाए तो 82.14%, ये किसमें, भारत की है। अब बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है जनगणना 2011 के कुछ तथ्य दिए हैं, ठीक है, जिसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ में। जैसे इसमें क्या क्या दिया है मैं एक बता देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर क्या है, कुल जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 10 की वृद्धि 20.09% है। तो जो भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो अपने स्टेट का जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। और साक्षरता देखें तो 67.68% है। ऐसे आप अपने अपने स्टेट का देख लें, और स्टेट का देखने के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, लिंगानुपात, हर एक चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या हो बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसके पहले मैंने चर्चा कर ही ली थी, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी क्षेत्र में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो
ये है मंगोलॉयड। ठीक है, बाद में भारत के संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो आद्य ऑस्ट्रेलॉयड से है। वहीं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो भील है। बहुत इंपॉर्टेंट कई बार है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो गुजरात में रहती है। वहीं थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। बात करें थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बात करें धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो वो गद्दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, नए हो परिवार का सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ किस राज्य में और कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। बात करें हैं संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं, तो पूर्वी भारत के हैं। वहीं बात करें कौन सा जनजातीय ऋतु प्रवास करती है, तो है भूटिया है। वहीं बात करें गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हैं। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा, आगे पीछे पढ़ लिया हूँ। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन आगे ओंगे और जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति पर हैं। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, विलुप्त होने वाली हैं। ये पूछते हैं जैसे कौन सी जनजाति है, कौन सी जाति है जो विलुप्त होने वाली है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है ना। बात करें अब हम वर्ष 1901 में जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। बात करें उपोर्तीपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, तो हो जनजाति में पूछे हैं एग्जाम में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जारवा है। इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, जौनसारी है। वहीं बात करें टोडा जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ निवास करती है, नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। ठीक है ना। बात करें टोडा एवं जैनसारी जनजातियाँ बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं। इंपॉर्टेंट है ये। बोडो इंपॉर्टेंट जनजाति कहाँ निवास करती है, तो गारो की पहाड़ी पर। और गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मेघालय पर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना एग्जाम में कई बार पूछे हैं, तो आप इसको भूलिएगा नहीं, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बात करें खासी एवं गारो, ये दिया है ना, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। वहीं बात करें झूमिंग कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है, करने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो खासी ही है। तो खासी से रिलेटेड काफ़ी बनते हैं भी हैं क्वेश्चन। ठीक है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा दिया गया है। ठीक है। वहीं केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कुरुम्बा पाई जाती है। वहीं बात करें संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो थारू से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, भारत में संकटग्रस्त जनजातियों की, तो इसे आप अच्छे से एक बार देखिए। ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे भारत में संकटग्रस्त जनजातियाँ, तो ये जैसे कोडा, टोडा, उगली, ये कहाँ में, तमिलनाडु की है। तो ये आप इसको अच्छे से आप PDF देख करके देख लीजिएगा। और जिस राज्य से हो उसका तो देखिएगा, इसके आसपास के राज्य का भी देखिए, किस लेवल पर एग्जाम है उसको आप देख करके आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF पढ़ी होगी वहाँ से देखेंगे। बात करेंगे शीर्ष 5 अनुसूचित जनजातियाँ जनसंख्या वाले राज्य कौन से, प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश है, जनसंख्या उड़ीसा, जनसंख्या गुजरात, इसकी जनसंख्या। ठीक है ना। तो किसकी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या यहाँ पर महाराष्ट्र में
जनसंख्या और राजस्थान में जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार ये तथ्य आपके सामने है, ठीक है ना। और आप देखेंगे सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या, ठीक है, कौन सी है, सबसे अधिक है तो वो भील है, ठीक है। और वहीं बात करें तो सुगाली सबसे कम है। वही विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजातीय समूह, तो द्वीपों के प्रमुख जनजातीय समूह दिए गए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति आप पढ़िएगा, अनुसूचित जाति पढ़िएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके। और ये इम्पॉर्टेंट ये भी है, देखिए पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे कहते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी ये पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, राज्य और उससे संबंधित तथ्य, ठीक है। अब यहाँ इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं एक बार बताता हूँ, जैसे दिया है बिहार, इसकी स्थापना 31 मार्च 1936 में, राजधानी पटना है, क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर, कुल जिले की बात करें 38 है, और मुख्य भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950 है, राजधानी लखनऊ है, यहाँ क्षेत्रफल बात करें 2,36,286 है, और यहाँ पर जिले कुल 75 हैं, और मुख्य भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। उड़ीसा की बात करें 1 जनवरी 1936 को, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और वहीं बात करें 30 यहाँ पर कुल जिले हैं, और जिले के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, आपको पता ही है। ऐसे करके आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, वेरी गुड। आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, गुड, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। सबसे लास्ट में यही छोड़ के गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक ये क्या था, उन्हीं के अधिकार में था, ठीक है ना, शासन कर रहे थे, ठीक है। पुर्तगाली केंद्र शासित 1947 को पूरी तरीके से नहीं गए थे, गोवा में थे ही पुर्तगाली, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तथ्य देखते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हाँ अच्छा, ये आपको ये पता होना चाहिए, दादरा और नगर हवेली क्या है, दोनों अब एक में हो गए हैं, टोटल 8 हैं इस समय। स्थापना वर्ष देखिए यहाँ पर दिया है, ये पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने अलग से ट्रिकी वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ जा करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो मोस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा वाला, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर तो 2 बन ही गया, आपको पता ही है, 31 अक्टूबर 2019 को, हाँ। तो इससे क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तीसरे नंबर और 7वें 8वें नंबर पर ये जो दिया है पूछ लेंगे, ये कब अलग हुआ, ये कब हुआ, हाँ, कब इन दोनों को एक किया गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, जैसे 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दोनों को एक कर दिया गया था, दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव को, ठीक है ना। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 603 वर्ग किलोमीटर है, वहीं कुल जिले यहाँ पर 3 हैं, और गुजराती और मराठी यहाँ पर बोली जाती है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आते हैं आगे की पॉइंट पर, चर्चा करते हैं। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहनूर, ठीक है, कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या आता है, उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है, ठीक है। वहीं बात करें असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। किसकी सीमा, असम की सीमा कितने राज्यों को, तो ये असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत उत्तर प्रदेश कितने करता है, 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से, ठीक है। बात करें पाट अंचल अवस्थित है, तो ये झारखंड में। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश
कि किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो गाजियाबाद कई बार पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, बहुत बार पूछा गया, गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो दिल्ली, इंपॉर्टेंट है ये। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में है, मैंने भी बताया 75 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। ये देखिए, केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु को। वहीं बात करें वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं कुछ एग्जामों में आने वाले, ठीक है ना। अगर छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 7 को करती है, जिसमें है एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। वहीं बात करें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो वो 1956 में किया गया था। देश का प्रथम ये डिजिटल राज्य कौन सा है, केरल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा और माइंड में आप नोट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो वो शिमला है, बदलता रहता है, आपको पता ही है। अच्छा, आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, तो वह 18, पहले 17 थे, अभी ये 18 हो गए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, तो 17 एक राज्य था, तो वो एक जब घटा 17 से 16 हो गया, और 16 में 2 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। बात करें जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, आने वाले कुछ एग्जामों में से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, जब से प्रभाव में आया, प्रभावित थे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया था, ठीक है, स्वायत्त शासी, ओके, स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखते हैं, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और इससे आपको 1 या 2 नंबर पूछ ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री है, वर्ष 1984 में स्थापित किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये स्टार्टिंग दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिका से तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है, तो वह भारती के नाम से 2012 में जो की गई। वहीं बात करेंगे भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कटक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चावल शोध संस्थान, ठीक है ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की बात की जाए तो ये है करनाल में, कहाँ, करनाल हरियाणा में है। वहीं दलहन अनुसंधान की बात करें, बहुत बार पूछा गया, कानपुर में है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न एवं वनिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है सोलन में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सोलन। और शस्य वनिकी की बात करें, राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ अवस्थित है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। वहीं बात करें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, कई बार पूछा गया है, तो ये लखनऊ में स्थित है। बात करें भारतीय हीरा संस्थान, कई बार पूछा है, सूरत गुजरात में, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है, ठीक है ना। वहीं बात करें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, वनस्पति अनुसंधान, ठीक है ना। आगे देखते हैं
राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो आणंद में, गुजरात में। वहीं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। उसी के साथ साथ यदि बात की जाए खनन अनुसंधान केंद्र, ये केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद झारखंड में है। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करें का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो है नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। भारत के प्रमुख संस्थान, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। वह केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय कांच एवं मृतिका अनुसंधान कोलकाता में। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान की बात करें तो दुर्गापुर में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात करें नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। वहीं विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं पॉइंट, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनगर गुजरात, कई बार पूछे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखिए भारत के कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 में भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में बांटा गया। वहीं बात की जाए भारत का कौन सा उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार नहीं आता है। वहीं बात किया जाए देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ पर दिया है जोन, तीव्रता और क्षेत्र दिया है। मैंने इसकी अलग से वीडियो डाली है भूकंप से, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है कि कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, जोन कितने प्रकार के हैं। तो जोन 5, 4, 3, ठीक है, तीव्रता 9 से अधिक होती है, 8 से तीव्रता, और ये 7 और ये 6 से कम होती है, सेकंड वाला, ठीक है। और क्षेत्र दिया है कि किन किन क्षेत्रों में ये है, ठीक है। तो इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना। मैप में देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर, ठीक है। बात करें भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं इसमें, ठीक है ना। वहीं बात की भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार और असम। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता रहता है। बिहार में पता है कोसी नदी है, वो तो अपना रास्ता ही बदलती रहती है। वहीं बात किया जाए ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो लावा निकलता है, राख निकलता है, जलवाष्प निकलता है और साथ में गैस निकलता है। वहीं बात की जाए भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। वहीं बात की जाए देश के प्रथम आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो तालुर महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। वहीं इसका पॉइंट एक देखिए, वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व के सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। बात करते हैं दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में पूछा है कि ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। 1 नंबर पेपर में आए तो 1 नंबर अपना पक्का करके रखिए, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर, चलिए ऐसे आप हमारे साथ बने रहिए, इतनी देर तक बने हैं मीन्स वीडियो अच्छा लग रहा है। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर करिएगा साथ में, ठीक है ना। और चैनल के सदस्य ना हो तो चैनल के सदस्य बन जाइए, हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाइए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा है यहाँ पर देखिए। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो बैरेन है और नारकोंडोम है और देखिए बारातंग है, ठीक है। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं। विभिन्न आपदाओं में प्रबंध के लिए नोडल मंत्रालय बनाए गए हैं आपदा संकट के लिए। तो ये सारे क्या हैं, आपदा संकट के लिए सब बनाए गए हैं। रेल दुर्घटनाएं के लिए, जैविक आपदाएं के लिए, नाभिकीय दुर्घटनाएं के लिए, ये सब बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विविध, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इसके सारे क्वेश्चन, और इसे आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। यहाँ है पहला पॉइंट, कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? तो इम्पोर्टेंट है, सतलज नदी है। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो यह धारवाड़ तंत्र में, ठीक है ना, धारवाड़ तंत्र में। वहीं बात करेंगे एगमार्क खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक है, ठीक है ना। और एगमार्क होता है किसका, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और किसमें, खाद्य पदार्थ के उत्पादों के गुणवत्ता के मानक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? तो जंगली भैंसा है, ठीक है ना। किसका, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? बात करें इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर है। वहीं विश्व मृदा दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर को 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वही बात किया जाए भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की, ठीक है। और विश्व मृदा दिवस कब, 5 दिसंबर, ठीक है ना। इसे अच्छे से माइंड में नोट करके रखिएगा। बात करते हैं भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो बेंगलुरु में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऐसे देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है दार्जिलिंग में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। वहीं बात की जाए डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है कोलकाता में, ठीक है ना। वहीं बात की जाए भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। बात की जाए कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन टेस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जानता है, ये इंपॉर्टेंट है। बात करें विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट करके रखिए। अभी फिलहाल आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो ये है रायगढ़ में, ठीक है ना। बात करें उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसको तो आप माइंड में नोट करके रखिए, कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको माइंड में डायरेक्ट नोट करिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें हैं? तो है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं बात की जाए जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहीं बात की जाए भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो वह है बांग्ला, ठीक है। लोग उर्दू लगा देते हैं कभी कभी, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात करें खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो वो किससे है? ऑस्ट्रिक से। किससे? ऑस्ट्रिक से है। बात करें दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड है। कौन सा है? गोंड। मणिपुर की लोकटक झील में, इंपॉर्टेंट है देखिए, लोकटक झील में गाद वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को
स्थानीय भाषा में फुम डिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फुम डिश। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कहता है? फुम डिश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो आपने इसको गौण देख ही लिया। आगे देखते हैं। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो कई बार पूछा गया है, इसका नाम है अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो है ठाणे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चंपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। बात करें नीरी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। वहीं बात करें छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे के पॉइंट को देखते हैं हम। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से किस प्रकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो अरीय अपवाह तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती हैं। वहीं बात करें इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियां नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्ब्रा है। वहीं बात किया जाए गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, तब तमिलनाडु। दलहन में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और बात करें राज्य और एनसीआर में शामिल जिले, ठीक है, तो हरियाणा के ये हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवड़ी, झज्जर, भिवानी, मेहनगढ़, चरखी, दादरी, नूह, जींद एवं करनाल। बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से हैं जो एनसीआर में शामिल हुए हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामली, ये हैं शामिल हैं। बात करें राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो हैं अलवर और भरतपुर, ठीक है ना। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रहा वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हों तो हमारे इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो समय समय पर आपके पास तक पहुंचती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ऑन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारी टीम आपके लिए समय समय पर जो करंट अपडेट होती है उसको लेके आती रहती है, एग्ज़ाम वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट आपको देती रहती है। वहीं बात करें स्टडी मटेरियल को लेकर के, तो स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर क्लासेस, जो विभिन्न उपयोगी परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारी टीम प्रोवाइड कराती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी ये वीडियो हम अपलोड करते हैं और वो पसंद आए तो लाइक करना ना भूला करें, है ना। और तो आपको पता है ये तीसरा वीडियो था, मैंने 3 वीडियो में इसको कवर किया है, ठीक है ना। लगभग 5 घंटे 5.5 घंटे में तीनों मिला के मैंने कवर किया है। इसके 2 वीडियो लास्ट के और देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं आप कॉर्नर इसी यहीं पर कहीं पर भी आप क्लिक करिए, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट आ जाएगी। 3 डॉट पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको
कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे वहाँ पर, जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, कुछ वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ से आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखिए, ऐसे ही मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।